हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो मैंने बोला था कि एयरफोर्स एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो रागा के 3-4 सेट्स आपको कराऊंगा। तो ये रागा का सेट 1 है जिसमें कि जीके, रीजनिंग और मैथ्स। जैसा कि रागा का कंप्लीट सेट होता है, 30 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें रीजनिंग के क्वेश्चंस भी होते हैं, मैथ्स के यानी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस भी होते हैं और जीके भी होती है। तो ये तीनों इसमें हैं और टोटल 30 क्वेश्चंस है। एकदम बहुत अच्छे तरीके से मैं कंप्लीट कराने वाला हूँ इसे। और इसे देख लेते हो अगर आप 3-4 सेट्स जो मैं कराऊंगा तो आपका एग्ज़ाम में 30 आउट ऑफ 30 का भी चांस बन सकता है। मतलब बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे आप एग्जाम में, ये मेरी गारंटी है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट, जैसे कि आप देख रहे हो। और ये बेस्ट सीरीज है आपके लिए। शुरू करेंगे और 30 क्वेश्चंस को देखेंगे। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पे नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और साथ ही साथ टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। टेलीग्राम पर जाकर जरूर जुड़ जाना, वहाँ पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहती हैं और मे बी पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिलेगी। ठीक है। और साथ ही साथ मैं ऑनलाइन जो लाइव क्लासेस लेता हूँ अनअकैडमी पे, तो वो लाइव क्लासेस भी आप देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके थ्रू जाओ, ऐप को इंस्टॉल करो और उसके बाद जब कोड पूछा जाए तो AB Study 10 कोड डाल देना, फ्री में इनरोल कर सकोगे मेरी क्लासेस के लिए। अब शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चंस को। चलिए शुरू करते हैं। अपना स्कोर जरूर कमेंट सेक्शन में बताना लास्ट में। तो अनअकैडमी की तरफ से ये ऑफर है आप लोगों के लिए, 20% डिस्काउंट है कॉम्बो ऑफर में, जिसमें कि आपको इंडियन नेवी, एयरफोर्स एंड एनडीए के लिए सब्सक्रिप्शन लेना होगा, प्लस में एसएसबी का सब्सक्रिप्शन। ये दोनों इंक्लूड करके आपको कॉम्बो ऑफर के तहत मिलेंगे, जिसमें 10% की जगह पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। एडिशनल 10% ऑफ मिल रहा है इस पर। मेरा कोड यूज़ करोगे AB Study 10। तो आगे बढ़ेंगे तो ये प्राइस हाइक भी होने वाली है 15 तारीख से, यानी 15 जुलाई से ये प्राइस हाइक हो जाएगी। पहले का ओल्ड प्राइस आप देख रहे हैं जो कि 14 जुलाई तक रहने वाला है, उसके बाद न्यू प्राइसिंग आ जाएगी 15 जुलाई से, ये भी आप देख रहे हो। तो अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये शेरशाह ND2 बैच ऑन गोइंग है 3 जुलाई से 30 अक्टूबर तक, इसके लिए इनरोल कर सकते हो आप। और साथ ही साथ ये ऑपरेशन ND2 कंप्लीट बैच कोर्स है, इसमें भी एडुकेटर साहब की स्क्रीन पर है। ये 7 जुलाई से 30 अक्टूबर तक चलने वाला कोर्स है। इसके लिए इनरोल करने के लिए आपको सबसे पहले ये गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करोगे, उसके बाद आगे बढ़ने पे आपको इस तरीके से टाइमिंग और कितना पेमेंट करना होगा वो शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको कोड डालना होगा, मेरा जो कोड है AB Study 10। वो डालते ही आप आगे प्रोसीड टू पे करोगे तो एक नया पेमेंट स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा जो आपकी स्क्रीन पर है। और इस पे आप जिस पे भी क्लिक करके और फिर प्रोसीड टू पे करोगे तो आपका सब्सक्रिप्शन डन हो जाएगा पेमेंट करते ही। तो जाओ इनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। मेरा कोड AB Study 10 है। फायदा उठाओ, बेस्ट तरीके से तैयारी करो और अपनी प्रिपरेशन को एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग कर लो। तो शुरू करते हैं अब। ये पहला क्वेश्चन है। ये एक सीरीज है, एक श्रृंखला है जिसे हमें पूर्ण करना है। इसमें है क्या 5, 11, 19 एंड 29 और लास्ट में क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। तो हमें कंप्लीट करनी है सीरीज़ को। 41 है, 39 है, 29 और 42। इसे अगर आप ध्यान से देखोगे इस सीरीज़ को तो इसमें है 5, 11, 19, 29 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो अगर आप देखोगे तो 5 + 6 होता है 11, 11 + 8 हो जाता है 19, 19 + 10 इज़ 29 एंड 29 + 12, क्योंकि 12 क्यों करेंगे, 2 बढ़ रहा है, यानी 5 + 6 हुआ 11, 6 में 2 ऐड कर दिया 8 हो गया, और 8 को ऐड करा 11 में तो 19 हो गया। और फिर उसी प्रकार से 8 में 2 ऐड कर दिया वो 10 हो गया, और 19 + 10 करा 29 हो गया। उसी प्रकार से अगर 10 में 2 ऐड करेंगे और 29 से और ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा हमारा 41। आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए यानी 41। दूसरा, 4 सेट दिए गए हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन सा सेट इस सेट के अकॉर्डिंग है, यानी जो हमारा सेट है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन वाले सेट के अकॉर्डिंग। ऑप्शंस आपके सामने है और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी कैसे हो जाएगा, ये देखो आप ध्यान से अगर देखोगे क्वेश्चन वाले सेट को तो ये बढ़ कैसे रहा है। ये 10, 10 के बाद 25 हो गया। 25 क्या होता है, 10 का 1.5 गुना 25 होता है, और 25 का 1.5 गुना 62.5 होता है। उसी प्रकार से हमें 1.5 गुना ढूंढना है तो 15 का 1.5 गुना यानी 15 का 1.5 गुना 37.5 होता है, और 37.5 का 1.5 गुना 93.75 यानी 93.75 होता है। दैट मीन्स कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल एक्यूरेट सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, एक कूट यानी कोड लैंग्वेज में 20 को इस प्रकार से लिखते हैं, 11 को इस प्रकार से लिखते हैं, तो 12 को कैसे लिखेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं। जब भी आपको एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस मिले तो आपको ऑप्शन से सॉल्व करना चाहिए, बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन से कैसे सॉल्व करें भाई,
ऑप्शन आप देख चुके हैं, 12 को लिखना है, लास्ट में क्या है VE है और 11 में VE है, तो 11 में जो VE है वो चौथा और पांचवा, V चौथा वर्ड है और E पांचवा, तो चौथा कौन सा है भाई इसमें 8 और 1, यानी 8 1 जिस भी ऑप्शन में लास्ट में 8 और 1 आएगा वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो हमारे ऑप्शन नंबर बी में लास्ट में 8 1 आ रहा है। आप अपने तरीके से भी सॉल्व करके देख लेना, ऑप्शन बी ही सही होगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे अगला सेम वही कोड लैंग्वेज वाला ही है। एक कोड में स्ट्राइव को ऐसे लिखते हैं, उसके बाद रीसेंट को ऐसे लिखते हैं, तो फिनाइट के लिए क्या हो जाएगा ये बताना है। तो सेम उसी तरीके से कोड लैंग्वेज को यूज़ करके, और अगर आप चेक करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सी पे टिक कर देना, चेक कर लेना, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, अपना स्कोर ज़रूर बताना लास्ट में। आगे बढ़ते हैं, श्रृंखला को पूर्ण करना है, एक बार फिर से सीरीज़ को पूर्ण करना है। अगर आपने फर्स्ट क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन को आप ध्यान से कर चुके हैं, सेकंड क्वेश्चन को जो सेट वाला था, तो इसको आप इजीली कर लोगे सॉल्व। अब इसमें क्या है, 22 है, 55 है, 137.5 है, 343.75 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये हमें बताना है। अगर आप देखोगे तो ये कैसे बढ़ रहा है, 22 × 2 और 11 55 हो जाता है, तो 22 का 1.5 गुना 55 का 1.5 गुना अगर करोगे आप तो 137.5 आप कर सकते हो, खुद भी चेकआउट कर सकते हो, 137.5 हो जाता है। और 137.5 का 1.5 गुना जब हम करते हैं तो हमारा हो जाता है 343.75। तो 343.75 का अगर हम 1.5 गुना करें तो हमारा सही आंसर आ जाएगा, और हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 859.375, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेना आप खुद से भी। अगला, चार सेटों में से उस सेट का पता लगाएं जो दिए गए सेट की तरह है। वैसे ये ऑप्शन सी है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ऑप्शन सी। हाँ, इसमें से कौन सा जो है वो दिए गए सेट की तरह है, सेट आपके सामने है और बाकियों को भी बताना है कि कैसे ये आपके सेट के अकॉर्डिंग है। तो ये अगर आप देखोगे तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। इस सेट का भी सही जवाब सी हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, युवराज को शक्ति से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, नेहा को अनामिका से कम अंक प्राप्त हुए हैं, स्वप्निल को आदिल से ज़्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। युवराज को आदिल से कम अंक प्राप्त हुए हैं, अनामिका और शक्ति को बराबर अंक प्राप्त हुए हैं, आदित्य को आदिल से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन समूह में केवल एक व्यक्ति से कम अंक प्राप्त हुए हैं। सबसे अधिक और सबसे कम अंक किसने प्राप्त किए? ये एक क्वेश्चन है जो कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। इस टाइप का क्वेश्चन एयरफोर्स वाई ग्रुप के एग्जामिनेशन में बोल क्या रहे, युवराज को शक्ति से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, नेहा को अनामिका से कम अंक प्राप्त हुए हैं, स्वप्निल को आदिल से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, युवराज को आदिल से कम अंक प्राप्त हुए हैं, अनामिका और शक्ति के बराबर अंक प्राप्त हुए हैं, आदित्य को आदिल से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन समूह में केवल एक व्यक्ति से कम अंक प्राप्त हुए हैं। दैट मीन्स कि जो स्वप्निल का अंक है वो अधिक होगा सबसे, और सबसे लीस्ट जिसका अंक होगा वो नेहा का होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, स्वप्निल सबसे अधिक अंक प्राप्त करेगा क्योंकि आदिल को जो है, आदित्य को आदिल से अधिक अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन समूह में केवल एक व्यक्ति से कम अंक, और सभी को देखोगे तो स्वप्निल से कम अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, दैट मीन्स कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ओके, अगला सवाल, हाँ, ब्रेक को केवल व्यंजनों को अंग्रेजी वर्णमाला के अंग्रेजी अक्षर द्वारा प्रतिस्थापित कर और स्वरों को यथास्थित रखकर कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। यानी इसमें जो व्यंजन है, ठीक है, इसमें जो व्यंजन है, व्यंजन क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट्स, और उसके बाद अगर हम बोलें तो इसमें वॉवेल्स को सेम टू सेम रख करके कितने बनाए जा सकते हैं, कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, ये हमें बताना है। तो ब्रेक है, ब्रेक दिया गया है, ध्यान से देखना, ब्रेक है यहाँ पे, और ब्रेक को सिर्फ वॉवेल्स को नहीं बदलना है, सिर्फ कॉन्सोनेंट्स को बदलना है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, तो बी की जगह पे सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आर की जगह पे एस हो जाएगा। ई क्या है, ई वॉवेल है तो ई को सेम रखेंगे।
ए को भी सेम रखेंगे और उसके बाद क्या है, के है, के कॉन्सोनेंट है तो एल बना देंगे इसे, तो CSEL हो गया। अब इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं ये हमें बताना है। तो इससे कितने वर्ड्स बनाए जा सकते हैं, इससे कितने सारे वर्ड्स बनाए जा सकते हैं चेंज करके। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दैट इज़ एक वर्ड बनाया जा सकता है। कितना वर्ड बनाया जा सकता है, एक वर्ड बनाया जा सकता है। एंड दैट वर्ड इज़, वो वर्ड कौन सा होगा, वो वर्ड आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। एक ही वर्ड बनाया जा सकता है इससे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अमन का भाई है, अमन भाव्या का भाई है, सॉरी, चेतन ने धनवी से शादी की है। यदि चेतन भाव्या का नेफ्यू है तो अमन धनवी से कैसे संबंधित है। अमन भाव्या का भाई है, ठीक है, चेतन धनवी से शादी की है चेतन ने। यदि चेतन भाव्या का नेफ्यू है, भाव्या का नेफ्यू, तो अमन धनवी से कैसे संबंधित है। तो अमन धनवी से कैसे संबंधित है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, फादर इन लॉ। फादर इन लॉ हो जाएगा सही आंसर। अमन भाव्या का भाई है, चेतन ने धनवी से शादी की है। यदि चेतन भाव्या का नेफ्यू है, चेतन भाव्या का नेफ्यू है यानी भतीजा है, तो अमन धनवी से कैसे संबंधित है। अमन अगर भाई है भाव्या का तो धनवी का कौन हुआ, फादर इन लॉ हुआ। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओके, आगे। हाँ, 10 नंबर, भरत दीपक से 8 रैंक आगे है, 42 छात्रों की कक्षा में 26वें स्थान पर है। अंत से भरत की रैंक क्या होगी, अंत से भरत की रैंक कितनी हो जाएगी ये बताना है। और इसका सही जवाब जो हो जाएगा हमारा 10 नंबर का, वो हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 25वीं रैंक हो जाएगी। अंत से भरत की रैंक कितनी हो जाएगी, 25वीं रैंक हो जाएगी। कैसे होगा, 42, 42 छात्रों की कक्षा है, ठीक है, और 8 रैंक भरत दीपक से 8 रैंक आगे है, ठीक है। कितने रैंक आगे है, 8 रैंक, और 26वें स्थान पर है। भरत दीपक से 8 रैंक आगे, जो 42 छात्रों की कक्षा में 26वें स्थान पर है, ठीक है। अंत से भरत की रैंक क्या होगी, तो 26वें पे है, तो यहाँ पे -26 + 8 + 1, तो कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 16 + 8 + 1 दैट इज़ 25, 25 हो जाएगा हमारा आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए बी कहता है, वह मेरी बहन के मटरनल ग्रैंड मदर यानी माता जी की तरफ से जो ग्रैंड मदर होती हैं वो की एकमात्र बेटी का एकमात्र भाई है। एक अन्य तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए कहता है, वो मेरी बहन की मटरनल ग्रैंड मदर की इकलौती बेटी का एकमात्र भाई है। यदि दो तस्वीरों में से कोई एक ए या बी था और वह तस्वीर जिसकी ओर बी इंगित कर रहा था ए की नहीं थी, तो बी ए से किस प्रकार संबंधित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मटरनल अंकल होगा, बी ए का संबंधित है। ओके, अगला सवाल, नेक्स्ट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो गीतांजलि किसकी, थॉमस मोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत एक खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक विवादित पुस्तक है, और गीतांजलि जो है ये रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक है, जिसके लिए इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 1913 में। ओके, गीतांजलि पुस्तक के लिए। क्वेश्चन 13 है, इनमें से हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा ये बताना है। ओके, क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आ जाएगा, 318 469 252 24 30 और उसके बाद लास्ट में क्या होगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 आ जाएगा। कैसे, ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सबको मल्टीप्लाई कर दो। 3 × 4 × 2 इज इक्वल टू 24, 1 × 6 × 5 इज इक्वल टू 30, 8 × 9 72 एंड 72 × 2 इज इक्वल टू 144। 144 आ जाएगा सही जवाब हो, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह पे 144 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगी। कौन सी नंबर जो है प्रतिस्थापित करेगी क्वेश्चन मार्क को इस श्रृंखला में, ये हमें बताना है। 12 है, 13 है, 22 है, 47 है, 96 है और उसके बाद क्वेश्चन मार्क है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये हमें बताना है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 177।
177 इसके बाद आएगी। 12 है, 13 है, 13 के बाद 9 का गैप आ जाता है सीधा। उसके बाद क्या आता है 22, 22 के बाद अब आप अगर इसे ध्यान से देखोगे 12, 13, 13 के बाद क्या है 22 है, 22 के बाद क्या है 47 है, 47 के बाद क्या है 96 है। उस प्रकार से आगे बढ़ते बढ़ते और लास्ट में जो है 177 आंसर आपका हो जाएगा। और बहुत सारे लोग होंगे जो कंफ्यूज हो गए होंगे इस सवाल में, तो इसमें करना कुछ नहीं है, 12 + 1 का स्क्वायर कर देना है। ध्यान से देखना सवाल को, 12 + 1 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 12 + 1 का स्क्वायर, 12 + 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 12 + 1 13 हो जाएगा। 13 प्लस एक गैप करना है, फिर 3 का स्क्वायर, 13 + 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 13 + 9 22 हो जाएगा। 22 प्लस एक और गैप, फिर 5 का स्क्वायर, 22 + 5 का स्क्वायर यानी 22 + 25 47 हो जाएगा। 47 + 7 का स्क्वायर, 47 + 7 का स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 47 ऐड करोगे अगर आप तो आपका आंसर आ जाएगा 96। और 96 में ऐड करेंगे हम कितना 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है, और 96 में 81 को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 177। तो ऐसे हो जाएगा आपका ऑप्शन सी सही। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, दिमाग घूम जाता है कभी कभार। ओके, अगला है 15 नंबर। 15 नंबर क्या हो रहा है भाई, निम्नलिखित मिश्रित श्रृंखला में से एक पद लुप्त है, लुप्त पद ज्ञात करें। A1Y, C1W, F2U, उसके बाद लुप्त है, उसके बाद O24Q। ये कैसे हो जाएगा, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा 15 नंबर का, 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी J6S। क्या हो जाएगा J6S, ये हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है ए के बाद एक गैप, बी के बाद सी आ गया, C1 हो गया, उसके बाद 2 गैप हो रहा है DE, उसके बाद F आता है, ठीक है F आ गया, F के बाद अब 3 गैप करना है, F के बाद GHI के बाद J आ रहा है, ठीक है तो J पहला हो गया हमारा, J6 हो गया। अब उसके बाद देखो, उसके बाद अब पीछे करोगे अगर आप, या फिर J से आगे भी बढ़ सकते हो, KLMNO 5 के बाद आ रहा है, O आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, पीछे वाला देखो Y क्या है, Y के बाद W आ रहा है, एक गैप हो गया, फिर W के बाद U आ रहा है, एक गैप हो गया, U भी W आता है ना, उसके बाद U के बाद फिर एक गैप करेंगे ना तो कितना आ जाएगा S के बाद T और उसके बाद U होता है, उसी प्रकार से Q के बाद R और उसके बाद S, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा J6S। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। लड़कियों की एक पंक्ति में रितिका और मीना क्रमशः दाएं छोर से 90वें स्थान पर और बाएं छोर से 10वें स्थान पर हैं। यदि वे अपने स्थानों को परस्पर बदलते हैं तो रितिका और मीना क्रमशः दाहिने छोर से 17वें स्थान पर और बाएं छोर से 18वें स्थान पर हैं। पंक्ति में कितनी लड़कियां हैं? तो सिंपल तरीके से कुछ नहीं करना है, किसी भी एक को ले लो। लाइक मैं ले लेता हूं दाएं छोर से 9वें स्थान पर और दाहिने छोर से 17वें स्थान पर, दाएं छोर से और बाएं छोर से 18वें स्थान पर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, दाएं छोर से 10वें स्थान पर और बाएं छोर से क्या है, सॉरी बाएं छोर से 10वें स्थान पर और दाएं छोर से 17वें स्थान पर। अब हमें इसका सही आंसर 16 नंबर का बताना है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाएं छोर से क्या है 10वें स्थान पर है, तो 10 प्लस दाएं छोर से कितने पे है 17वें स्थान पर है, ठीक है तो ये हो गया -1। आंसर आ जाएगा आपका 17 10 27 -1 26, 26वें स्थान पर, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सी, अब जीके शुरू हो गया, जीके वैसे ही आता है, तो जीके निम्न में से कौन सी नदी की सहायक नदी नहीं है? कौन सी नदी गंगा की सहायक नहीं है? चंबल, सोन, गोमती और रामगंगा। इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 17 नंबर का ऑप्शन ए यानी कि चंबल। चंबल जो नदी है ये गंगा की सहायक नदी नहीं है, चंबल गंगा की सहायक नदी नहीं है, ध्यान रखना, चंबल इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा, ध्यान रखना। 18 नंबर है कोविड-19, ये पक्का क्वेश्चन आएगा इस बार एग्जामिनेशन में। क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल्ड कोविड-19 क्राइसिस ऑफ सिविलाइजेशन एंड सॉल्यूशन? जयराम रमेश, शशि थरूर, निधि वढेरा और कैलाश सत्यार्थी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था शांति के लिए, ठीक है। अगला सवाल,
पूना संधि किस वर्ष में हस्ताक्षरित की गई थी? पूना पैक्ट भी जिसे हम बोलते हैं, पूना समझौता जिसे हम बोलते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 19 नंबर का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1932 में पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में पुणे की यरवदा जेल में, इसलिए इसे पूना समझौता बोला जाता है, याद रखना इसे। आगे बढ़ेंगे। 20 नंबर है, पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुआ? पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 1896, 1898, 1928 और 1899। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ए, यानी कि 1896, और ये एथेंस में खेला गया था। 1896 में एथेंस में खेला गया था पहला आधुनिक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक। आगे बढ़ते हैं। दुनिया का पहला कैशलेस देश कौन सा बना है? विच इज द फर्स्ट कैशलेस कंट्री इन द वर्ल्ड? और इसका सही जवाब 21 नंबर का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी स्वीडन। स्वीडन जो है ये दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? वेयर डिड गौतम बुद्धा गिव हिज फर्स्ट sermon? श्रावस्ती, सारनाथ, बोधगया, कुशीनगर। इसका सही जवाब हो जाएगा 22 नंबर का। 22 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी सारनाथ। सारनाथ में पहला उपदेश दिया था, श्रावस्ती में सबसे अधिक उपदेश दिया था, और बोधगया में इनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर में इनकी मृत्यु हुई थी। ओके, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज द को फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी? मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू जो हैं ये स्वराज पार्टी के सह संस्थापक थे। इनके साथ में चित्तरंजन दास भी थे, दोनों ने मिलकर स्थापना की थी। भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार किस वर्ष ओलंपिक में मेडल जीता? इन विच ईयर द इंडियन हॉकी टीम वन अ मेडल फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ओलंपिक्स? 1996, 1896, 1928 एंड 1980। इसका सही जवाब हो जाएगा 24 नंबर का, 24 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1928, 1928 में भारतीय हॉकी टीम ने पहली बार जो है मेडल जीता। किसमें? ओलंपिक्स में। याद रखना 1928 में, और आखिरी बार 1980 में जीता था। कहाँ पे? वो हुआ था मॉस्को में ओलंपिक, वहाँ पे जीता था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ मैथ से सामना हो गया हमारा। पहला सवाल, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। यदि वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसे कितना लाभ या हानि होती है, यदि कोई हो? अब यहाँ पे बताना है। तो एक व्यापारी है, वो अपने माल पर उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है और वो अपने ग्राहक को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। तो सबसे पहले तो समझ लो कि मान लो हम मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है, जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 10% अंकित मूल्य करता है, तो हम मान लेते हैं अंकित मूल्य हमारा 100 रुपया है। ठीक है, 100 रुपया हमारा अंकित मूल्य है। ओके, तो वो क्या करता है, एक व्यापारी अपने माल पर उसके क्रय मूल्य के 10% अधिक अंकित करता है। यदि वो अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 1 सेकेंड, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100 रुपया है और अंकित मूल्य करता है वो 10 रुपया एक्स्ट्रा, यानी 110 रुपया कर देता है। तो उसका अंकित मूल्य कितना है? 110 रुपया है, और क्रय मूल्य कितना? 100 रुपया। ध्यान से देखना, 100 रुपया क्रय मूल्य था। अब क्या है, इसके बाद वो क्या करता है कि वो डिस्काउंट भी देता है 10% का, यानी जो अंकित मूल्य करता है 110 पे 10% का डिस्काउंट देता है। तो आप सिंपल तरीके से इसे निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं करना है इसमें, कि कुछ करना ही नहीं है। 110 का 10% कितना होता है? 110 का 10% कितना होता है? 11 रुपया होता है। तो 11 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा हो गया 110, 10 का निकल गया 11 रुपया, यानी 110 में से 11 माइनस कर देंगे, 99 हो जाएगा। तो 99 रुपया वो दे रहा है, 99 रुपया में, है ना? तो वो दे रहा है। तो अगर आप इसको सिंपली निकालना चाहोगे तो बहुत ही सिंपल तरीके से आपका निकल जाएगा 100 रुपीज़ उसका क्रय मूल्य है और वो 99 में बेच रहा है। दैट मीन्स कि उसे लॉस हो रहा है 1% का, 1% लॉस। ओके, सही जवाब क्या हो जाएगा? 1% का नुकसान होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1% का लॉस हो रहा है। अगर डाउट है तो पीछे एक बार वीडियो करके देख सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। 24 लड़कों तथा उनके शिक्षकों की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो उसके औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती है। शिक्षक की आयु क्या होगी? तो 24 लड़के हैं और उनके शिक्षक की औसत आयु जो है वो कितनी है? 15 वर्ष है। 24 लड़के, तो टोटल आयु हमें निकालनी है। टोटल
वायु आयु निकालनी है, 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की औसत आयु, यानी 24 लड़के प्लस एक शिक्षक 25 हो गया, इनटू कितनी है 15 वर्ष है। तो इसका टोटल निकालेंगे हम, सबसे पहले टोटल करेंगे कितना आ रहा है। तो इसका टोटल निकालने के बाद जो टोटल आएगा उसके बाद यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो शिक्षक की आयु अगर हटाई जाएगी तो 24 लड़कों की आयु होगी, तो औसत आयु में एक वर्ष की कमी आ जाती है, यानी औसत आयु हो जाएगी 14 वर्ष। तो ये 14 कर देंगे। उसके बाद अगर आप करके निकालोगे, 1 मिनट में निकाल देता हूं, तो इसे हम करेंगे अगर 25 इंटू 15 तो हमारा आ जाएगा 375। कितना आ जाएगा 375 आ जाएगा। और 24 इंटू 14 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 336। 336 को अगर माइनस करेंगे 375 में तो हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा 39 ईयर्स। कितना 39 ईयर्स, यानी जो टीचर है उसकी आयु कितनी है, वो आयु टीचर की है 39 ईयर्स। ये ध्यान से देखना है, ये सवाल हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट, 39 ईयर्स, 39 साल। ओके, आगे एक वृत्ताकार पार्क की आंतरिक परिधि 440 मीटर है, ठीक है। उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है, तो ट्रैक के बाह्य वृत्त का व्यास क्या होगा। क्या है भाई, एक वृत्ताकार पार्क है, उसकी आंतरिक परिधि कितनी है 440 मीटर है। एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है, उसकी आंतरिक परिधि क्या है, वो कितनी है, वो 440 मीटर है, और उसके चारों ओर बने ट्रैक की चौड़ाई 14 मीटर है। तो ट्रैक के बाह्य वृत्त का व्यास क्या होगा, अब देखो कैसे होगा। तो इसे निकालेंगे कैसे भाई हम, तो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे दिया है कि उसकी आंतरिक परिधि 440 मीटर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आंतरिक परिधि निकाल लेंगे, उसमें जो आर है वो निकाल लेंगे। तो आंतरिक परिधि यानी 2 पाई आर इज इक्वल टू 440 मीटर, 440 मीटर हो जाएगा। तो हमें निकालना क्या है, आर निकालना है। आर इज इक्वल टू 440 अपॉन 2 इंटू 22, 2 इंटू 22 बाई 7, 2 इंटू 22 बाई 7, ये इस तरीके से होगा क्या। अब इसे और तोड़ेंगे अगर तो 440 अपॉन 2 इंटू 22 ये नीचे आ जाएगा, और ये इंटू 7 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर अब आप निकालना चाहोगे इसे तो कैसे निकालोगे, इसे बहुत ही सिंपल तरीके से हम निकाल सकते हैं। इसे कट कर देंगे, और कट करने पे क्या होगा, कट करेंगे तो 10 टाइम्स में चला जाएगा, और 10 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाएगा। ये 70 आ गया, दैट मीन्स कि हमारा आर जो है वो 70 आ गया। अब ट्रैक जो है, जो ट्रैक है, एक चारों ट्रैक बना है, उसकी चौड़ाई 14 मीटर है। कितनी है, 14 मीटर चौड़ाई है उसकी। तो 14 मीटर अगर चौड़ाई है तो बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, बाहरी वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी 70 मीटर, जो आंतरिक वृत्त की त्रिज्या है, प्लस 14 मीटर चौड़ाई जो ट्रैक की है। ओके, तो ये कितनी हो जाएगी टोटल 84 मीटर्स। ओके, तो हमें निकालना क्या है, बाहरी वृत्त का व्यास कितना होगा। व्यास क्या होता है, व्यास हो जाता है डी इज इक्वल टू व्यास, डी इज इक्वल टू 2r, यही होता है ना, यही होता है ना। तो 2r इज इक्वल टू 84 इंटू 2, यानी हमारा 168 मीटर हो जाएगा। 168 मीटर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए पे आप क्लिक कर सकते हो, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात 3:4:5 है तथा उसका परिमाप 144 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमें बताना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसको सबसे पहले तो हमें निकालना है, अनुपात में बांटना होगा इसे अलग अलग करके। तो अनुपात में अगर आप बांटोगे और निकालोगे तो क्या हो जाएगा, 3x 4x और 5x, टोटल कितना हो जाता है 3 + 4 और 5, टोटल 12 हो जाता है। तो 12 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 144/12। 12 कैसे हुआ, 3x 4x 5x करेंगे तो तीनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 12 हो गया। अब 12 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहली भुजा यानी a आ जाएगा 36, b आ जाएगा 48 और c आ जाएगा 60। 12 × 5 इज इक्वल टू 60, ये तीनों आ जाएंगे। अब तीनों के बाद हमें s निकालना होगा, ये हीरोन के फॉर्मूले से बनेगा। s निकालेंगे तो a + b + c अपॉन 2 करेंगे, यानी 144/2 कर देंगे हम, कट कर देंगे तो हमारा 72, s इज इक्वल टू 72 आ जाएगा। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हीरोन का सूत्र आपने पढ़ा होगा बहुत पहले, 9th-10th में पढ़ा होगा, उससे निकाला जाता है। उसमें होता है क्या, √ओवर हो जाता है, उसके बाद s हो जाता है s × s - a
एस माइनस बी एस माइनस सी। अब यहाँ पे मान पुट कर देना है, वैल्यू निकल जाएगी आपकी, और जो आंसर आ जाएगा आपका फाइनली, वो आपका आंसर आ जाएगा 864 सॉरी ब्लफ के लिए 864 मीटर्स 864 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बिल्कुल बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल तरीके से बना सकते हो आप। अगला, एक शंक्वाकार को 50 मीटर चौड़े कपड़े से बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। एक शंक्वाकार तंबू मान लो हम बना रहे हैं, 50 मीटर चौड़े कपड़े से बनाने के लिए कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। ओके, जिसके आधार की त्रिज्या 7 मीटर तथा ऊंचाई 24 मीटर हो। अब हमें इसका आंसर बताना है, कैसे हम निकालेंगे और क्या होगी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हम सिंपल तरीके से तिर्यक ऊंचाई इसकी निकालेंगे। तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए क्या किया जाता है, तिर्यक ऊंचाई इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर का मान कितना है, आर का 7 है और एच का मान कितना है 24 है। इसे अगर हम निकालेंगे, अगर ऐड करेंगे, ठीक है, तो आर का स्क्वायर 49 प्लस एच का स्क्वायर कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर करना है हमें, तो 24 का स्क्वायर करोगे तो आपका आ जाएगा टोटल 576 प्लस 49 हो जाता है आपका 625 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 25 निकल गई हमारी तिर्यक ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है, तिर्यक ऊंचाई अगर हमारे पास 25 मीटर हो गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो होता है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, पाई आर एल से। क्या होता है, पाई आर एल 22/7 इंटू आर का मान 7 और एल इज इक्वल टू 25। यही हो गया ना, 25 हो गया। अब हम इसे निकाल लेंगे, तो कट करो यहाँ से, 7 से 7 कट जाएगा और 22 में 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 550 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें बोला क्या जा रहा है, कपड़े की चौड़ाई दी जा रही है 50 मीटर कपड़े की चौड़ाई है। आवश्यक लंबाई हमें निकालनी है, तो 550 अपॉन 50 करेंगे, कट करेंगे 11 मीटर कपड़े की आवश्यकता होगी। ओके, लास्ट क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। इसमें संबंधित संख्या जो है उसे चुनना है। तो 21 को अगर आप डिवाइड कर रहे हो 3 से, ठीक है, तो आपका कितना आ जा रहा है, 7 आ रहा है। ठीक है, 7 आ जा रहा है। तो उसी प्रकार सेम रेशियो में है, तो 574 को डिवाइड कर देंगे 7 से। क्या 574 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, अगर 574 अपॉन 7 कट करते हैं यहाँ से, तो हमारा आ जाता है 82। दैट मीन्स कि हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 82। तो ये हमारा आज का 30 क्वेश्चन रागा का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट फुल मॉक, और टोटल 30 मिनट्स का टाइम लिया है, ज़्यादा टाइम तो लिया नहीं है। तो इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो, खुद से भी बना सकते हो, बाकी लोगों के साथ भी, अपने दोस्तों के साथ भी, और मस्त तरीके से हल कर सकते हो। और भी सेट्स आएंगे 1-2 ज़रूर, अगर आप लोग इस पे प्यार दोगे तो अच्छा लगेगा आपको। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, और वीडियो को थोड़ा ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगी है यार। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, और हाँ, अनअकैडमी पे जो क्लासेस चल रही हैं उसको भी देख लो, और साथ ही साथ मेरा कोड यूज़ करोगे तो 10% का डिस्काउंट भी मिलेगा आपको अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन पे। जाओ, फ़ायदा उठाओ, ज्वाइन करो एंड बस मज़े करो। अभी के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।